हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे फिटर एमसीक्यू, जो कि हमारे पास बार के एग्जाम के लिए चल रहा है। किसके लिए? बार के एग्जाम के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे? फिटर एमसीक्यू की बात करेंगे। और यहाँ से जो हमारे पास क्या है, हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, है ना। 2 क्लासेस आज आपकी मिल चुकी है, 2 क्लासेस अभी मिल जाएंगी। वही आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे पर डे, बस 50 क्वेश्चन के सेट में उसको बदल दिया गया है, ठीक है, ताकि टाइपिस्ट को जो है टाइप करने में ज्यादा भारी ना लगे, ठीक है भाई। और ये हमारे पास क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासेस पीछे हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है मेरे भाई, वो लोग उस क्लास को देख लेंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आज की क्लास की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फास्ट रिवीजन जो है हम लोग करेंगे। ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, जिससे आप उनको क्या कर सको, तैयार कर सको। जो भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा, जिससे आप लोगों के एग्जाम में काफी मदद मिल सके, ठीक है भाई। तो चलिए, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि जो भी आने वाला वीडियो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए आ जाओ भाई, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पीतल की चीपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण क्या रखना चाहिए। तो भाई जब आप पीतल की चीपिंग करते हो तो उस समय छेनी का झुकाव कोण आपको कितना रखना चाहिए? 32 डिग्री का रखना है। कितना रखना है? 32 डिग्री का रखना है। झुकाव एंगल जो है वो 32 डिग्री का रखना है। और ये झुकाव एंगल का किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है, कितना कठोर है, कितना क्या मुलायम है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ से कि कीवेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है। देखो, कीवेज काटने के लिए जो भी छेनी प्रयोग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कट छेनी। क्या कहते हैं भाई उसे? हम लोग कहते हैं क्रॉस कट छेनी। बात आप समझ गए? क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस कट छेनी कहते हैं। कीवेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है, कौन सी होती है वो? क्रॉस कट छेनी होती है, ठीक है। क्या होती है? क्रॉस कट छेनी होती है। आगे बात करते हैं 103 नंबर, है ना, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो अभी आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसके 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, 100 प्लस पे चल रहे हैं, जो हमारे पास 103 नंबर का है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। ये किस पे होता है भाई? सेंटर हेड हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। ये सारे कहाँ पे होते हैं भाई? कौन कौन बता सकता है कि किस किस टूल्स का पार्ट है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस टूल्स का जो है हमारे पास ये पार्ट है, जो यहाँ पे सेंटर हेड दिया गया है ना। चलिए आगे 104 नंबर, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। जो हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेट एज होते हैं, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? स्ट्रेट एज जो है ये स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। किसके? स्ट्रेट एज जो होते हैं हमारे पास स्टील या फिर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। 105 नंबर पे आते हैं भाई, सेंटर पंच किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का, है ना। जितने भी पंच हैं ज्यादातर हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से मार्किंग टूल यानी कि मेटल को हल्का कटिंग करने का काम करते हैं। आगे 106, प्रिक पंच का पॉइंट क्या होता है? 30 डिग्री होता है। आपको बार बार बताया गया था कि आपके पास जो क्या होगा, प्रिक पंच, क्या प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्रिक पंच के बाद आता है डॉट पंच। क्या आता है? डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। उसके बाद क्या है यहाँ पे? सेंटर हेड। सेंटर हेड का एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है मेरे भाई? सेंटर हेड का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात आप समझ गए क्या? चलो आगे बात करें 106 के बाद हम लोग बात करते हैं 107 नंबर, हालो पंच का प्रयोग करते हैं। 107 नंबर, हालो पंच का प्रयोग करते हैं। हालो पंच का प्रयोग पतली सीटों में से वासर काटने के लिए। पतली सीटों में से वासर काटने के लिए। पतली सीटों में से वासर काटने के लिए। बात आप समझ गए? आ जाओ आगे। कोल्ड चीजल हार्ड चीजल से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कि भाई जो हमारे पास कोल्ड चीजल होती है वो हार्ड चीजल से
क्यों भिन्न होती है? क्योंकि हार्ड व टेम्पर होती है। ठीक है, क्यों भिन्न होती है? क्योंकि हार्ड व टेम्पर होती है। ठीक है, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न क्यों होती है? क्योंकि वो हार्ड व टेम्पर होती है, इसलिए वो क्या होती है मेरे भाई? भिन्न होती है। आगे बात करते हैं, 109 नंबर पे आते हैं। ठीक है, राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण, राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण आप बताओगे 35 डिग्री से 45 डिग्री, 35 डिग्री से 45 डिग्री। ये छेनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, चीजल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप इनको आराम से और ध्यान से जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार जरूर से, है ना। चलो, इसीलिए आप टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़े होगे, चैप्टर वाइज, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंगल प्लेट किसकी बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो एंगल प्लेट जो होती है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी? कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, बात आप समझ गए। कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बात आप समझ गए, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। आगे 111 नंबर हम लोग बात करते हैं। चलो, एंगल प्लेट में झिर्रियां कटी होती हैं, इन्हें इसलिए बनाया जाता है। एंगल प्लेट में देखो, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उसमें झिर्रियां इसलिए बनी होती ताकि जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्या करने के लिए? क्लैंप करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए। जॉब को नट बोल्ट द्वारा उसमें क्या कर सके? क्लैंप कर सके। ये आते हैं हम लोग यहाँ पे 12 नंबर पे। बॉक्स एंगल प्लेट की सतह फिनिशिंग होती है जिनका प्रयोग, ठीक है, मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। बॉक्स एंगल प्लेट की सतह बताओ जरा सा, बॉक्स एंगल प्लेट में कितनी सतह होंगी? एक तरीके से आपसे यही पूछा जा रहा है क्या, कितनी सतह होंगी बॉक्स एंगल प्लेट की, है ना। बॉक्स एंगल प्लेट में कितनी सतहें होंगी भाई मेरे? 6। कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक है मेरे भाई, कितनी होंगी? बॉक्स एंगल प्लेट जब आप बनाओगे तो आपके पास देखो बॉक्स एंगल प्लेट कैसे होगी। ठीक है, क्या कुछ ऐसे दिखेगी क्या बॉक्स एंगल प्लेट? बताओ जरा, इसमें कितनी हो जाएंगी सरफेस? एक सरफेस तो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, एक सरफेस क्या हो जाएगी भाई? ठीक है, चलो ऐसा ही देखते हैं। एक सरफेस आपकी ये ऊपर वाली हो जाएगी, एक सरफेस ये जो नीचे से दिखेगी ये हो जाएगी। एक ऊपर एक नीचे 2, एक साइड में 3, एक साइड में ये 4। बात समझ गए? लेफ्ट राइट, है ना, 1 और 2, ऊपर नीचे, फ्रंट और टॉप में कितनी हो जाएंगी? मतलब कि जो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम में कितनी हो जाएंगी? 3 और 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? आगे और पीछे, है ना, ये हो जाएगी फ्रंट वाली 5वीं, ये पीछे हो जाएगी 6। यानी कि कितनी सतह फिनिशिंग होती है? 6 सतह फिनिशिंग होती है बॉक्स एंगल प्लेट में। ठीक है भाई, क्या ये कलर आपको नहीं दिख रहा है क्या? शायद आपको येलो कलर नहीं दिख रहा है, रेड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या दिख रहा है बोलो भाई? ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? चलो, चलो ठीक है, जाने देते हैं उसको, है ना, दूसरा बना देते हैं ताकि आपको क्या हो, दिखे सही से, नहीं तो ऐसे सही नहीं आएगा। आ जाओ, क्या हो रहा है भाई मेरे? आ जाओ, ठीक है, चलो जाने दो उसको। आप एक तरीके से जान गए हो कि भाई बॉक्स में क्या होता है, एक सतह ये होती है, एक 2 3 और ये 4, एक सतह ये फ्रंट 5, एक ये सतह 6। ठीक है, बात आप समझ गए क्या? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं 113। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? बताओ, टेम्पलेट निम्न में से
किसकी नहीं बनाई जाती है? टेम्पलेट शायद सीट की नहीं बनाई जाती। किसकी? सीट की। कठोर जो धातु होती है उसकी नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीट, कार्डबोर्ड, लेकिन यहाँ पे गत्ता की नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। किसकी? गत्ता की नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप सही कर लेना, किसकी? गत्ता की नहीं बनाई जाएगी। 114 क्रॉस कट छेनी कितने कोण पर फोर्ज की जाती है? जो हमारे पास क्रॉस कट छेनी होती है ये कितने कोण पर फोर्ज की जाती है? तो आप बताओगे 30 डिग्री पर फोर्ज। कितने पे? 30 पर। कितने पे फोर्ज की जाती है? 30 डिग्री पर ये फोर्ज की जाती है। आगे 115 चाबी गार्ड साफ करने को कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करेंगे? चाबी गार्ड जब आपको साफ करना है तो कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करोगे? तो आप बोलोगे हुक स्क्रैपर। कौन सा स्क्रैपर? हुक स्क्रैपर जो है आप प्रयोग करोगे। चाबी गार्ड को साफ करने के लिए हुक स्क्रैपर प्रयोग करोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं 116 स्क्रैपिंग द्वारा कितनी धातु हटाई जा सकती है? बोलो 116 स्क्रैपिंग द्वारा कितनी धातु हटाई जा सकती है? तो आप बोलोगे स्क्रैपिंग द्वारा 0.05 से 0.07 mm, ठीक है। बात आप समझ गए। 0.05 से 0.07 mm तक हटाई जा सकती है। 0.05 से 0.07 mm तक हटाई जा सकती है। आगे 117 सतह के हाई है ना स्पॉटों को दूर करने हेतु कौन सा टूल प्रयोग करते हैं? सतह के हाई स्पॉटों को दूर करने के लिए, ठीक है, कौन सा टूल प्रयोग करते हैं? सतह के हाई स्पॉटों, स्पॉट मतलब क्या होता है? किसी भी सतह में थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआपन। स्पॉट जैसे क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो कि मान लो कोई सीट है, जैसे आपका टीन का कोई चद्दर है, उसमें क्या होता है? धारियां जो बनी होती है ना, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, उसी तरीके से जो वो तो ज्यादा उठा हुआ भाग होता है, लेकिन जो हल्का उठा हुआ किसी भी मेटल में हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है उसे स्पॉट बोलते हैं। उसे हम किससे साफ कर सकते हैं? स्क्रैपर से। सतह के हार्ड हाई स्पॉटों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं भाई? बोलो स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ। स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? स्क्रैपर जो होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्रैपर किसका बना होता है? स्क्रैपर जो होता है वो भाई मेरे कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है स्क्रैपर? स्क्रैपर जो है वो कार्बन स्टील का बना होता है। किसका? स्क्रैपर कार्बन स्टील का बना होता है। आगे बात करते हैं बड़ी बेयरिंग को स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग होगा? बड़ी बेयरिंग को स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग होगा? बोलो कौन सा? बड़ी बेयरिंग को स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग होता है? तो आप बोलोगे टू हेड स्क्रैपर। क्या बोलोगे? टू हेड स्क्रैपर। क्या बोलोगे भाई? टू हेड स्क्रैपर, ठीक है। क्या होगा? टू हेड स्क्रैपर। आगे 120 नंबर स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होना चाहिए? जल्दी से बताओ भाई इसका कि भाई क्या है यहाँ पे हमारे पास? स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होता है? तो आप बोलोगे कि भाई कितने पे ग्राइंड होता है? 70 डिग्री पे। कितने पे? जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? 70 डिग्री यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या कहते हैं? चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या बोलेंगे? क्रॉस कट चीजल। क्या बोलेंगे? क्रॉस कट चीजल बोलेंगे, ठीक है। आगे हार्ड चीजल का फोर्ज कोण कितना होता है? हार्ड चीजल का फोर्ज कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना? हार्ड चीजल का जो फोर्ज कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितना? हार्ड चीजल का फोर्ज कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। बात समझ गया क्या? आगे चीजल किस प्रकार का टूल है? चीजल जो है हमारा कटिंग टूल्स है। चीजल क्या है? हमारा कटिंग टूल्स है। बात आप समझ रहे हो? चीजल हमारा क्या है? चीजल हमारा कटिंग टूल्स है। चीजल क्या है? चीजल हमारा क्या है भाई मेरे? कटिंग टूल्स है, ठीक है। आगे चिपिंग के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? चिपिंग के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? तो चिपिंग के लिए हम लोग कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? चीजल का। चिपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चिपिंग के लिए चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका? चिपिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चीजल का प्रयोग करते हैं। आगे 125 नंबर आपको बताना है कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? जो हमारे पास क्या होता है? फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी
क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है? चिपिंग की सहूलियत के लिए या कटिंग एज की सुरक्षा के लिए, कटिंग एज को धातु में फंसने से बचाने के लिए। किसके लिए? कटिंग एज को धातु में फंसने से बचाने के लिए कन्वेक्सिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? कन्वेक्सिटी दी जाती है। आगे, वर्क शॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? वर्क शॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता जो है वो कितनी होती है? वर्क शॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? जल्दी से बताओ। वर्क शॉप सरफेस प्लेट है ना, आपने कई तरीके की सरफेस प्लेट पढ़ी होगी, लेकिन वर्क शॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? तो आप बोलोगे 0.025 मिलीमीटर। बात आप समझ गए क्या? ठीक है, बोलो। इसके आगे जो प्लेट होती है वो 0.0025, फिर इसके आगे जो होती है 0.00025, इस तरीके से बढ़ती जाती है ना, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सामान्य जो भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। बात आप समझ गए, किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। आगे बात करते हैं। कौन से औजारों की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? कौन से औजार की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ की सहायता से? बोलो जल्दी से। ठीक है, सहायता से, कौन से औजार की सहायता से? वी ब्लॉक होगा या एवं बी? देखो यहाँ पे क्या बोला है? गोल छड़ बोला है ना, तो गोल छड़ के लिए हमेशा वी ब्लॉक का प्रयोग करते हो, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग से पढ़ना है। सरफेस प्लेट पे आप क्या करोगे कि जो आयताकार जॉब होगा उसका वहां पे क्या है, उसको सहारा दे सकते हो। सरफेस प्लेट पे क्या कर सकते हो भाई मेरे? सरफेस प्लेट पे आप आयताकार जॉब को सहारा दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है आपसे? उसने बोला है गोल छड़ को। गोल छड़ मतलब जो इस तरीके से सिलेंड्रिकल होगी, है ना, जो इस तरीके से आपके पास सिलेंड्रिकल होगी, गोल छड़ होगी, इससे क्या होता है? इससे आप क्या करोगे? इसे कहाँ पे पकड़ना पड़ेगा? इसको जो आपके पास जो इस तरीके से वी ब्लॉक होता है ना, वहां पे आपको सिंगल वी डबल वी जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रू भी कटे होते हैं इस तरीके से, है ना, सिंगल ग्रू या डबल ग्रू जो भी होता है ना, आपने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ते हैं, इसलिए वी ब्लॉक यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? यहाँ पे वी ब्लॉक सही होगा। ठीक है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज, कौन से औजार की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? ठीक है मेरे भाई, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? गोल छड़ के द्वारा। ठीक है, बोलो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ए व बी दोनों होगा, तो आप देख सकते हो ए व बी दोनों भी हो सकता है ना, कि आप इसको रख सकते हो कहाँ पे? सरफेस प्लेट भी, लेकिन सरफेस प्लेट तो उतना नहीं सही समझ में आ रहा है। आप लोग अपने बुक में एक बार देख लेना क्या ऑप्शन दिया है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। ठीक है भाई मेरे, है ना। हमारे हिसाब से तो वी ब्लॉक ही सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? वी ब्लॉक ही, क्योंकि सिलेंड्रिकल जॉब जो है वो सरफेस प्लेट पे क्या होगा? मूव करेगा, इधर उधर भगेगा। चलो आगे, अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? अप्रत्यक्ष मापी कौन सा है, आप क्या बताओगे? देखो अप्रत्यक्ष मापी टूल, देखो यहाँ पे चीजल तो हमारा एक तरीके से कटिंग टूल्स है, चीजल हमारा क्या एक तरीके से कटिंग टूल्स है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? मापी टूल्स यानी मेजरमेंट टूल कौन सा है वो आपको बताना है। स्टील रूल तो प्रत्यक्ष मापी है, माइक्रोमीटर प्रत्यक्ष मापी है। क्यों भाई? जो स्टील रूल होती है उसमें नंबरिंग दी होती है, वो प्रत्यक्ष मापी होता है। माइक्रोमीटर जो होता है वो अप्रत्यक्ष मापी होता है। क्या होता है माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर जो होता है वो अप्रत्यक्ष मापी होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर जो होता है मेरे भाई वो अप्रत्यक्ष मापी होता है। क्यों? सॉरी, माइक्रोमीटर क्या होता है? प्रत्यक्ष मापी होता है, क्योंकि उसमें भी नंबरिंग होती है। लेकिन ये कैलिपर जो होता है प्रत्यक्ष मापी होता है। क्या होता है? कैलिपर। ठीक है, कैलिपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी होता है। कैलिपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी होता है। बात आप समझ गए? कैलिपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा टूल है जो जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आप बोलोगे मेजरिंग टूल। क्या है? मेजरिंग टूल। कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? आप बोलोगे मेजरिंग टूल। क्या बोलोगे आप बोलोगे मेजरिंग टूल। आगे 131, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में
क्रेटर वियर होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे, अंग में जो क्रेटर वियर होता है वो क्या होता है, फ्लैंक। क्या होता है मेरे भाई, वो होता है फ्लैंक। ठीक है, क्या होता है, फ्लैंक होता है। बात समझ गए आप, क्या होता है, फ्लैंक होता है। आगे बात करें, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में जो कटिंग टूल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का। बोलो बात समझ गए क्या, किसका बना होता है मेरे भाई लोग, वो बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। एक जो फेस प्लेट होती है वो निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बोलो जल्दी से। एक फेस प्लेट, देखो है ना, यहाँ पे भले ये लाइव वीडियो नहीं है, लेकिन जो आपको 1 मिनट का या जो भी टाइम मिलता है 30 सेकंड का, उसमें अपने से आंसर देने की कोशिश करो। उसको महसूस करो कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्या आंसर सही होगा यहाँ पे। आप बोलोगे अनियमित जॉब। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए। किसके लिए, अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है भाई मेरे, बोलो बात समझ गए क्या, बात समझ में आ रही है, बोलो आगे बात करते हैं। निहाई निम्नलिखित कार्य में प्रयोग की जाती है। निहाई निम्नलिखित कार्य में प्रयोग की जाती है, बोलो। तो निहाई कहाँ पे प्रयोग की जाती है, फोर्जिंग में। निहाई कहाँ पे प्रयोग की जाती है, निहाई जो होती है ये प्रयोग की जाती है फोर्जिंग में। निहाई कहाँ पे प्रयोग की जाती है, फोर्जिंग में प्रयोग की जाती है। आगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूइड्स होते हैं। देखो, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूइड्स होते हैं, आप बोलोगे 4। फ्लूइड्स मतलब क्या होता है कि जैसे आप अब कैसे बनाए स्क्रू ड्राइवर, जैसे आप एक यहाँ पे ड्रिल से देखो, जैसे आपके पास ऐसे ड्रिल होता है ना, तो ड्रिल में इस तरीके से ये जो फ्लूइड्स बने होते हैं, ऐसे खांचे कुछ बने होते हैं, है ना। स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाए, ऐसे बनाते हो तो ये जो आगे का नोक होता है ना, इसी में कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लूइड्स बने होते हैं, जो क्या होता है, पेंच में फंसता है। जैसे आप पेंच देखते हो ना, पेंच जैसे मान लो कि एक गोल है, इसमें ऐसे ऐसे 4 भाग बने होते हैं, जहां पे हमारा स्क्रू ड्राइवर फंसता है उन चारों भागों में। तो उसी तरीके से जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसमें 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 फ्लूइड्स कहते होते हैं। फ्लूइड्स मतलब खांचे, फ्लूइड्स मतलब खांचे। बात आप समझ गए, फ्लूइड्स मतलब खांचे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता, मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता जल्दी से बता दो मेरे भाई लोग, क्या होगी। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता जो है वो 0.00001 इंच होती है। ये आ गया इसका 0.00001 इंच होती है, इंच में। ठीक है, इंच में पूछा है तो 0.00001 इंच होती है। बात आपको समझ में आई क्या। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क, है ना, टाइप का है। बिना संपर्क टाइप का, माइक्रोमीटर, स्पीडोमीटर, पायरोमीटर या दाब गेज। क्या है बिना संपर्क टाइप का, जो बिना संपर्क के ही अपना काम कर दे, वो क्या है, आप बोलोगे पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, ये बिना संपर्क के काम कर देता है। क्या, पायरोमीटर क्या है मेरे भाई, पायरोमीटर बिना संपर्क के काम कर देता है। क्या होता है, पायरोमीटर जो होता है ये बिना संपर्क के अपना काम तमाम कर देता है। 138, विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे डबल इंडी स्पैनर। क्या बताओगे, आप बताओगे डबल इंड स्पैनर, डबल इंड स्पैनर। बात समझे क्या, क्या हो जाएगी, डबल इंड स्पैनर। क्या हो जाएगा, डबल इंड स्पैनर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 139, चपटी छेनी के आकार को मापा जाता है। बोलो जल्दी से, चपटी छेनी के आकार को मापा जाता है। चपटी छेनी के आकार को इनके छोर की चौड़ाई से मापा जाता है। कहां से, इनके छोर की चौड़ाई से। चपटी छेनी के आकार को कहां से मापेंगे, चपटी छेनी के आकार को छोर की
चौड़ाई से मापेंगे। कहां से मापेंगे? छोर की चौड़ाई से मापेंगे। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब ये क्या है? ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पे आपको मिलाना है स्क्वायर हेड किससे है ना, यानी कि ठीक है, सोची फर्स्ट में दिया है 3 चीजें। हाँ, स्क्वायर हेड देखो ये किसके पार्ट है? एक संयोजक सेट में, है ना। संयोजक सेट मतलब कॉम्बिनेशन सेट। जो स्क्वायर हेड सेंटर हेड था ना, वो किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है कॉम्बिनेशन सेट का। किसका? कॉम्बिनेशन सेट का। तो देखो वर्गाकार शीर्ष, या तो सबसे पहले देखो सेंटर शीर्ष में क्या होगा? सेंटर शीर्ष जो होगा इसमें 45 डिग्री तथा 90 डिग्री कोणों की जांच करते हैं, ये हो जाएगा क्या? दूसरा, बेलनाकार कार्य का केंद्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, अंश तक शुद्धता पूर्ण मापन किसके द्वारा करेंगे? जल्दी से बताओ भाई मेरे, क्या होगा यहां से? ठीक है, बोलो। वर्गाकार शीर्ष और चांदा शीर्ष। चांदा शीर्ष के द्वारा हम लोग प्रोटेक्टर हेड के द्वारा इसके अंश की मापन करेंगे। जिसमें प्रोटेक्टर जिसपे क्या होता है? चांदा कह सकते हो, तो उसी के द्वारा अंश का मापन किससे करते हैं? हमेशा प्रोटेक्टर से करते हैं, जो भी डिग्री में होता है। तो इसमें तो प्रोटेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर हेड क्या करेगा? ये बेलनाकार का क्या करेगा? केंद्र ज्ञात करेगा, है ना। यही मिस्टेक हो रही थी यहां से, कि अभी हमने पीछे किया था कि बेलनाकार कार्य का केंद्र कौन ज्ञात करता है? ये सेंटर हेड ज्ञात करता है। कौन करता है मेरे भाई? सेंटर हेड करता है। क्या करता है? सेंटर हेड करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, जो वर्गाकार शीर्ष होता है ये 45 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से बना होता है ना, कुछ इस तरीके से। ये सेंटर हेड इस तरीके से कुछ बना होता है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हेड का होता है, जो यहाँ पे ऐसे स्केल होती है, ये 45 अंश का कोण बनाता है। इधर वाला एंगल जो हम करते हैं ये जॉब में 90 डिग्री का बनाता है। तो ये हो जाता है स्क्वायर हेड, यानी कि वर्गाकार शीर्ष से हम 45 डिग्री और 90 डिग्री का करते हैं। आपने थ्योरी पढ़ी होगी अच्छे से। ठीक है, देखो जिनको थ्योरी में अभी डाउट है, जिन्हें थ्योरी में बहुत बढ़िया कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इस एग्जाम के बाद हम लोग थ्योरी का एक फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, मतलब कि कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां पे फिटर पूछा गया है, वो रेलवे हो, कुछ भी हो, आप वहां पे एग्जाम में बैठ सकते हो और एग्जाम को फोड़ सकते हो। ऐसा हम लोग बैच लेके आएंगे, जिसमें एक एक चीज हम लोग देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो आज तक एग्जाम में आई है या नहीं भी आई है, सब पढ़ने वाले हैं। हमें एग्जाम को नहीं देखना क्या पूछा क्या नहीं पूछा। फिटर में जितने सारे चैप्टर होते हैं, जो भी होता है, सब खत्म करेंगे, क्योंकि वो पूछेगा कहाँ से? फिटर से ही पूछेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग बैच लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। ट्राई स्क्वायर वर्गीयता परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। बोलो, ट्राई स्क्वायर जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे, एक समय में एक सतह के लिए। एक समय में एक ही सतह के साथ प्रयोग कर सकता है। एक समय में 2 सतह नहीं, एक समय में 3 सतह नहीं, 2 सतहों के मध्य किसी भी अंश का वो कोण नहीं जांच सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एक समय में एक ही सतह के साथ वो अपना संबंध बता सकता है कि ये समकोण है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे। 142 नंबर, संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या उपयोग है? संयोजन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है ना, उसका क्या उपयोग होता है? देखो अभी आपने पीछे देखा, प्रोटेक्टर हेड का ये देखो क्या मापना? एंगल मापना, यानी डिग्री मापना। तो आप बता सकते हो प्रोटेक्टर हेड का मान होता है, मतलब होता है कोण मापना। क्या करना? कोण मापना। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित संघ का एक भाग नहीं है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित संघ का एक भाग नहीं है? सम्मिलित संघ का जो है मेरे भाई, वो एक भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे, ठीक है, केंद्र शीर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये जो सेंटर है ना, सेंटर हेड है, ये हमारा नहीं है। वर्ग शीर्ष, कोण मापन शीर्ष और स्टॉक हो सकता है, लेकिन ये सेंटर शीर्ष, सेंटर हेड नहीं होता है। ठीक है, स्क्वायर हेड होता है, वर्ग होता है। देखो आप देख लो मेरे भाई पीछे, ये देखो वहां पे क्या होता है? स्क्वायर हेड होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड होता है और सेंटर हेड होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा? ठीक है, केंद्र शीर्ष यहाँ पे हमारा नहीं होगा। ठीक है, 143 नंबर पे हमारा, ओ सॉरी, ठीक है, क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक नहीं होगा। ये तीनों तो इसके भाग है ना, दिखाने के बाद भी गलत हो रहा है। ये देखो, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, ये तीनों तो इसके भाग ही है ना। देखो
है ना, ये स्क्वायर हेड, ये प्रोटेक्टर हेड, ये सेंटर हेड, ये तीनों तो भाग है, लेकिन ये स्टॉक इसका भाग नहीं है। आपसे पूछा है भाग नहीं है, ठीक है मेरे भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में निम्नलिखित भाग में से कौन सा नहीं होता है? बोलो इसमें से कौन सा नहीं होता? ये डायल गेज इसमें से नहीं होता है, ठीक है, ये डायल गेज का एक भाग होता है। स्क्वायर हेड होता है, यहाँ पे रूल भी होती है ना, उसमें ये जो स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड होते हैं, सभी एक रूल में सेट होते हैं, है ना, उनको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो रूल भी होगी, स्क्वायर हेड भी होगा, प्रोटेक्टर हेड भी होगा, लेकिन ये डायल गेज वहां पे नहीं होता है कॉम्बिनेशन सेट में। माइक्रोमीटर, देखो कॉम्बिनेशन सेट के जितने भी क्वेश्चन थे ना आपको करा दिए गए हैं, अगर कॉम्बिनेशन सेट से आएगा क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। माइक्रोमीटर, कैलिपरों, डायल संकेतों की शुद्धता की जांच निम्न द्वारा की जाती है। देखो माइक्रोमीटर, कैलिपर, ये जो भी है ना, इनमें मिस्टेक जो होती है ये किनके द्वारा चेक की जाती है, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे स्लिप गेज के द्वारा। किसके द्वारा भाई मेरे? स्लिप गेज के द्वारा मेरे भाई, किसके द्वारा? स्लिप गेज के द्वारा। बात समझ गया क्या? आगे संयोजन सेट का उपयोग बताइए। संयोजन सेट का उपयोग क्या होता है? बोलो जल्दी से। लेआउट, कार्य, मापन और कोण जांचना, ये सभी कुछ होता है। संयोजन कॉम्बिनेशन सेट का काम क्या होता है भाई मेरे? कॉम्बिनेशन सेट का काम ये सभी होता है। वो लेआउट का भी कार्य करता है, मापन का भी कार्य कर सकता है, कोण भी माप सकता है, सारे काम वो कर सकता है, ठीक है। आगे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सतह की समतलता जांचने, सतह की वर्गता, है ना, या सीधाई की जांच करने के लिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। इनमें से तो हमारे क्या होगा भाई? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग तो हमारे पास क्या होता है? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग तो हम लोग क्या करते हैं? सतह की वर्गता यानी कि स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। समतलता हम नहीं चेक कर सकते। समतलता चेक करना मतलब क्या होता है? ये ऊपर वाले भाग की समतलता चेक करना, लेकिन हम ये चेक करते हैं इसके द्वारा, ट्राई स्क्वायर के द्वारा। हम लोग ऐसे ट्राई स्क्वायर को ऐसे क्या करते हैं? हम लोग ऐसे ट्राई स्क्वायर को यहाँ पे लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा एक स्क्वायर में है कि नहीं, 90 डिग्री में इसकी भुजा है कि नहीं। ऐसे आप ट्राई स्क्वायर लगा के उसको चेक करते हो, है ना। और सतह की समतलता मतलब उसके सरफेस की समतलता नहीं ज्ञात कर सकते आप उससे, ठीक है। आगे 48 अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए? सोल्डरिंग में जो है ना, अच्छी किसके लिए? अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि उसकी सीमा जो है 0.075 से लेके 0.25 mm होनी चाहिए। 0.75 से लेके 0.25 mm की क्लियरेंस जो है वहां पे की सीमा कितनी होनी चाहिए? 0.075 से लेके, है ना, 0.25 होनी चाहिए। आगे आ जाओ 149 पे आ जाओ। क्या होगा? घर्षण कोण, घर्षण कोण क्लच का, ठीक है, इन लाइन स्लाइडिंग बॉक्स में उपयोग किया जाता है। ये जो हमारे पास घर्षण कोण क्लच होता है ना, इसका प्रयोग कहां करते हैं? इन लाइन स्लाइडिंग बॉक्स में करते हैं। बात आप समझ गए क्या? आगे आ जाओ। कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है, क्या है? कोण चेक किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ठीक है, 149 नंबर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे हमारा ये नहीं सही होगा, है ना। घर्षण कोण क्लच का उपयोग जो होता है वो सिंक्रोमेंस में करते हैं। किस में करते हैं? है ना, आज क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? सिंक्रोमेंस में करते हैं। किस में करते हैं? सिंक्रोमेंस में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सिंक्रोमेंस में करते हैं। बात आप समझ गए, ठीक है। घर्षण कोण क्लच का, है ना, सिंक्रोमेंस में उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई लोग, ठीक है। बात समझ गए क्या? बोलो बोलो, बात समझ गए? ये थे आज आपके पास, ठीक है, ये 49 क्वेश्चन था। ये आपके पास आज के 50 क्वेश्चन। क्या है आज के? ये हुए 50 क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। 150 क्वेश्चन हो गए तीसरे चैप्टर से, याद रखना 150 क्वेश्चन हो गए। हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, आप समझ लेना। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन कितने हो गए? 150, है ना, 150 क्वेश्चन हो गए। एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है यहाँ से, ठीक है भाई मेरे। हाँ, ये छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल रट जाने चाहिए, ठीक है भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही है, देखो ज्यादा मानते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्यों?
क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैटर भी, क्वेश्चन भी ढूंढने हैं उनको, है ना, कहीं ना कहीं से अरेंज करना है उनको, करवाना भी है, मैथ का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, अभी साइंस भी आपके लिए करवानी है, तो है ना उतना एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी आपके पास एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ हमें कुछ, हमारे पास क्वेश्चन तो है। आप देखो एक काम भी कर सकते हो ना, तैयारी जिन्हें क्या है, देखो कुछ बच्चे होते हैं ना जो डिपेंड हो जाते हैं क्लास पे कि बस यही आने हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यार देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट से हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्यों ना कॉम्बिनेशन सेट को ही पढ़ डालें। समझ रहे हो ना बात को, अगर आपको कॉम्बिनेशन सेट से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो आप उतनी देर से देख रहे हो पिछले 2-3 मिनट से कॉम्बिनेशन सेट ही चल रहा है, तो हम क्यों ना कॉम्बिनेशन सेट को उठाएं, ये कॉम्बिनेशन सेट जो भी बवाल है उसको पढ़े लिखे साइड करें कि भैया आप तुमसे जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे, है ना। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा प्लस पॉइंट पे होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि भाई घर्षण कोण क्लच में उपयोग किया जाता है, घर्षण कोण फ्रैक्शन वाला, ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे टॉपिक को टच करना है, जैसे अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग एवं क्लियरेंस की सीमा, तो सोल्डरिंग, आपको सोल्डरिंग को पूरा पढ़ लेना है कि भाई आप सोल्डरिंग से कुछ भी पूछे हम बता देंगे, सोल्डर किससे किससे मिलके बना होता है, ब्रेजिंग क्या होती है, कुछ भी पूछे हम बता देंगे। ट्राई स्क्वायर पूछा, ट्राई स्क्वायर हम पूरा पढ़ के उसको साइड कर देंगे। इसीलिए थ्योरी मस्ट होती है, क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखते हैं, थ्योरी आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्वेश्चन तो वहीं से ही बनता है, ठीक है। इसीलिए जो बच्चे 10-10 साल से मतलब कि कह रहे हैं ना कि हमसे यार एग्जाम नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि बस वो एग्जाम जब डेट आती है तो बस क्या ढूंढते हैं कि हमें जो है प्रैक्टिस वाली कोई क्लास मिल जाए हम कर लें, लेकिन बाकी के साल मतलब जो भी महीने होते हैं ना उनमें मतलब नहीं होता, पढ़े सो रहे होते हैं, उनसे ये मतलब नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी जब पढ़ोगे तभी ना प्रैक्टिस कर पाओगे मेरे भाई, ये एग्जाम का तरीका होता है। एग्जाम का तरीका भाई मेरे क्या होता है, एग्जाम का तरीका हमेशा सबसे पहले क्या होता है, आपको हमेशा बेसिक करना होता है, यानी कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको चैप्टर खत्म करना होता है, यानी कि जो भी टॉपिक है उसको खत्म करना होता है, फिर उस टॉपिक के आप एमसीक्यू लगा लो। पहले तो चैप्टर पढ़ोगे उसके एमसीक्यू लगा लो, उससे आपका चैप्टर फिक्स। फिर जो भी देखो चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है उसको पढ़ते जाओ, जो भी सब टॉपिक है उनको पढ़ते जाओ, उनके एमसीक्यू थोड़ा बहुत करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। उसके बाद जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो पूरे चैप्टर के एमसीक्यू कर डालो, अब आपका मजबूत है। फिर क्या करना है, आपको एक हफ्ते तक मंडे से सैटरडे तक नए चैप्टर पढ़ने हैं, नए जो भी एमसीक्यू करते रहना है। संडे को बैठ के जितना भी आपने एक हफ्ते में चैप्टर पढ़े उन सब के एमसीक्यू कर डालो, आपका रिवाइज हो जाएगा, कभी भूल ही नहीं सकता है। फिर पिछले संडे बैठो पूरे आगे तक के रिवाइज कर डालो, जब भी टाइम रहता है पूरे पीछे तक के रिवाइज कर डालो, बस आपकी तैयारी बेहतर है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बातें जो है फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। और जिन्हें भी बात करना होता है ना मेरे भाई, ठीक है, चलो आपको नंबर दे ही देते हैं, जिन्हें बात करना होता है बस परेशान मत करना, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिनको जरूरी होगा कॉल बैक कर ली जाएगी, है ना। 9170996806 है ना, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, व्हाट्सअप करना ज्यादा बेटर रहेगा, कॉल हो सकता है ना उठे, ठीक है। चलो ठीक है, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि सर आपसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए क्लास में नए सेशन के साथ।